सो राम राम स्टूडेंट्स। सो बेसिकली पिछले लेक्चर्स में हमने प्रोबेबिलिटी की एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन डिस्कस किए थे। ठीक है, इस लेक्चर में मैं क्लासिकल डेफिनेशन डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं। एक तो एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन, दूसरी क्लासिकल डेफिनेशन और तीसरी स्टैटिकल डेफिनेशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं क्लासिकल डेफिनेशन डिस्कस करूँगा और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। ठीक है, ओके। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या होती है ये जान लेते हैं। ओके, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, मान लो। ठीक है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारे पास आउटकम मिलेंगे। ठीक है, इससे हमको आउटकम्स मिलेंगे A1 A2, मान लो ये इवेंट्स हैं, डॉट AN। ठीक है, ये इवेंट्स हैं। अब ये इवेंट्स या आउटकम्स हैं। ठीक है, अब ये आउटकम्स 3 कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन 1 कि ये इवेंट्स सबसे पहले कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये डेफिनेशन उस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बेसिकली वो आपस में डिसजॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2 वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 एग्जॉस्टिव का मतलब उनका अगर यूनियन करें तो सैंपल स्पेस आना चाहिए। ठीक है, और इक्वली लाइकली होने चाहिए, मतलब उन सभी इवेंट्स को आप किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दे सकते। मतलब कोई भी इवेंट है तो सभी का अकर होने का जो चांस होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो बेसिकली इक्वली लाइकली इवेंट्स होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो कि मेरे पास ये सैंपल स्पेस है। ठीक है, और ये हमारे पास सैंपल स्पेस है और हमने इसको n A1 A2 A3 डॉट डॉट n इवेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, A1 और A2 का इंटरसेक्शन लें तो पाएगा A1 A3 का, A2 A3 का, किसी का भी किसी के साथ आप इंटरसेक्शन ले लो तो क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, और सभी का यूनियन कर दो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, ओके, और एग्जॉस्टिव भी हैं। अगर हम यूनियन कर दें AI का तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, इक्वली लाइकली भी हैं। ठीक है, ये कैसी हैं, इक्वली लाइकली भी हैं। ओके, यहाँ पे आप इंटरसेक्शन कर दो AI इंटरसेक्शन AJ तो फाई आएगा। ठीक है, I नॉट इक्वल टू J। तो इन कंडीशन को फॉलो करना चाहिए वो इवेंट्स। ठीक है, तब अगर कोई इवेंट इन्हीं में से रिलेटेड, ठीक है, इनके साथ इंटरसेक्शन हो सकता है और किसी के साथ इंटरसेक्शन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो हमने कोई इवेंट ले ली E जो रिलेटेड है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN से। ठीक है, तो इवेंट हमने उठा लिया कोई A जो इन्हीं से एसोसिएटेड है। ठीक है, मान लो हमने कोई इवेंट ले ली, लाइक ये हमने कोई इवेंट ले लिया, इसका नाम मैंने रख दिया A। ठीक है, अब A इवेंट का अगर हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो क्या होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा, तो बेसिकली जो A के अलॉन्ग फेवरेबल केसेस होंगे। ठीक है, A के अलॉन्ग फेवरेबल केसेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ वेज टू फेवरेबल A। ओके,
या फिर नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए। ओके, नंबर ऑफ वेज फेवरेबल टू ए। तो नंबर ऑफ वेज फेवरेबल टू इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, जिसमें ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, जो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें जितने भी इवेंट आउटकम्स आए हैं उनके होने के वेज। ओके, in which random experiment can terminate। okay, तो इस डिफिनेशन को मैं थोड़ा और इजी करता हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब है नंबर ऑफ केसेस अलोंग ए। ओके, जो ए इवेंट है वो हैपन होने में जितने भी वेज हो रहे हैं, ठीक है, वो केसेस और टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज अलोंग ए अपॉन नंबर ऑफ वेज अलोंग ओमेगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बेसिकली ये डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहीं पे मैं एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर लेता हूँ थोड़ा। मैं वैसे नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करूँगा डिटेल में, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो बेसिकली अगर हमारे पास मान लो कि ए इवेंट है, ठीक है, मान लो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसका मैं नाम दे देता हूँ लाइक एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसमें सैम्पल स्पेस टोटल आउटकम्स हमारे पास ये हो गए ओमेगा। ठीक है, अब एक इवेंट इसी में से मैं एक ले लेता हूँ इवेंट ए। ठीक है, ये एक इवेंट ए ले लिया हमने। ठीक है, ये इवेंट ए ले लिया। ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ केसेस अलोंग ए, इसका नाम मैंने रख दिया एन ए। ठीक है, अब मैं एक इवेंट ले लेता हूँ बी। ठीक है, इवेंट में एक नाम दे देता हूँ बी। ठीक है, तो अब ये जो पोर्शन है, ये जो रीजन है, उसको मैंने नाम दिया कि बोथ इवेंट्स, मतलब ए इवेंट और बी इवेंट के केसेस। ओके, ये ए इवेंट होने का रीजन है और ये वाला रीजन मान लो मैं नाम देता हूँ एन ए बी, मतलब इस वाले रीजन में ए इवेंट भी हो रहा है और बी इवेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारा पी बी गिवन ए होगा, ठीक है, पी बी गिवन ए होगा, पी बी गिवन ए, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब एन ए बी अपॉन एन ए। ओके, तो नंबर ऑफ वेज अलोंग ए बी अपॉन नंबर ऑफ वेज अलोंग ए। ठीक है, तो इसका मतलब जस्ट ये है। तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड, अब बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। ठीक है,
तो ये बेसिक्स था। एक इसमें पॉइंट है जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करूँगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। सपोज करो कि मैं डाइस से स्टार्ट करता हूँ, डाइस प्रॉब्लम। सपोज करो कि मैंने 2 फेयर डाइस, एक फेयर डाइस से स्टार्ट करता हूँ, मतलब ठीक है, 1 फेयर डाइस, ठीक है। तो आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे? ये तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। अब ये आउटकम्स जो होते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड डाइस के आउटकम्स हैं, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अभी मैं स्टैंडर्ड डाइस को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के मैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस और अनफेयर डाइस को डिस्कस करूँगा, ठीक है, डिटेल में। तो पहले मैं स्टैंडर्ड डिस्कस कर देता हूँ जो आपको नोन है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कैसी होती है, लाइक कुछ इस तरह होती है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डाइस होती है, तो इसके जो आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4, ये पीछे वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6, ठीक है। तो कुछ इस तरह इसके आउटकम्स हमको मिल जाते हैं। अब ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी या चांस, 2 आने की चांस, 3 आने का चांस, 4 आने का चांस, जितने भी आउटकम्स हैं उनके आने का चांस क्या है, इक्वल है, ठीक है। और ये इसका नाम अगर मान लो मैं ओमेगा 1 रख दूँ, इसका नाम मैं ओमेगा 2 रख दूँ, इसका नाम मैं ओमेगा 3 रख दूँ, इसका ओमेगा 4, इसका ओमेगा 5, इसका ओमेगा 6। बेसिकली ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसलिए मैं ओमेगा ले रहा हूँ, ठीक है। आप E1 E2 E3 ले सकते हैं, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN भी ले सकते हैं, इस टाइप से भी ले सकते हैं ये, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। तो ओमेगा 1 यूनियन ओमेगा 2, ठीक है, बेसिकली ये सेट है। हमने ओमेगा 1 किस तरह डिफाइन किया है, लाइक 1, ओमेगा 2 लाइक 2 डॉट डॉट ओमेगा 6 इक्वल टू 6। तो बेसिकली अगर हम इनका यूनियन करें तो क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, कैपिटल ओमेगा, ठीक है। तो ये कैसी इवेंट्स हो गई, एग्जॉस्टिव हो गई, ठीक है। और इनके होने की जो चांस है वो कैसे है, इक्वल है, क्योंकि ये कैसी डाइस है, फेयर है, तो इसलिए कैसी इवेंट्स हो गई, ये इक्वली लाइकली हो गई, ओके, इक्वली लाइकली हो गई। फिर कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, ठीक है। अब ओमेगा 1, कोई भी ओमेगा से आप ओमेगा जे के साथ इंटरसेक्शन करोगे, क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा आई कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्लियर है। तो ये 3 कंडीशन थी, 3 जो इसकी एग्जाम्स थी उनको ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लासिकल जो डिफिनेशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो इवेंट डिफाइन कर लेता हूँ मैं, तो बेसिकली हमारे पास ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, ये ओमेगा 6 है, ठीक है। ये टोटल हमारे पास जो था वो ओमेगा था, ठीक है, कैपिटल ओमेगा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एग्जॉस्टिव हैं, इक्वली लाइकली हैं, ठीक है। तो एक इवेंट मैंने डिफाइन किया कि
यहाँ से मैंने डिफाइन कर लिया, मान लो ए इवेंट की टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे मैंने ए इवेंट डिफाइन कर दिया, बेसिकली ओमेगा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अलॉन्ग ए, ठीक है, नंबर ऑफ ओमेगा 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो 2 क्या है, ओमेगा 2 का मतलब 2 आने की कितने केसेस हो सकते हैं एक बार जब उछला, तो एक ही केसेस हो सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट में। अब एक बार कोई डाइस उछलोगे तो 2 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है ना, ठीक है। अब 2 बार उछलोगे तो 2 बार आने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि ये फेयर डाइस है, यहाँ पे जितनी भी फेसेस हैं उस पर डिफरेंट नंबर है, तो एक बार उछलोगे तो एक नंबर एक ही बार आ सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो नंबर ऑफ ओमेगा 2 मतलब नंबर ऑफ 2 आने की जो केसेस हैं वो कितने हैं, 1 है, और टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने हैं, 6। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/6। तो इसी तरह आप कोई भी ओमेगा आई की वैल्यू निकालिए तो नंबर ऑफ ओमेगा आई अपॉन ओमेगा कैपिटल ओमेगा इक्वल टू, इसका मैं नाम W दे देता हूँ जिससे कंफ्यूज ना हो। तो नंबर ऑफ केसेस अलॉन्ग WI कितना है, 1 है, ठीक है। टोटल केसेस कितने हैं, 6। तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी निकली तो वो कितनी निकली, 1/6 निकल गई, ठीक है। क्लियर है। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर 2 फेयर डाइस उछाल दी जाए, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, टू स्टैंडर्ड फेयर डाइस आर थ्रोन, अगर 2 स्टैंडर्ड फेयर डाइस उछालेंगे, ठीक है, तब आउटकम्स किस प्रकार आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक पर जो स्टैंडर्ड डाइस है मान लो, ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस है, इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और दूसरी हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से हो सकता है। तो हो सकता है ये डाइस 1 हम नाम रख देते हैं इसका, और डाइस 2 इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है पहले डाइस पे 1 आ जाए और दूसरे डाइस पे 1 आ जाए, या फिर पहले डाइस पे 1 दूसरे डाइस पे 2 आ जाए, पहले डाइस पे 1 दूसरे डाइस पे 3 आ जाए, पहले डाइस पे 1 तीसरे डाइस पे या दूसरे डाइस पे 4 5, इनमें से कोई भी आ सकता है। इसमें क्या हो सकता है, पहले डाइस पे 2 आ सकता है, देन इनमें से कोई नंबर, फिर 3 आ सकता है, देन इनमें से कुछ नंबर, 4 आ सकता है, देन इनमें से कुछ नंबर, 5 आ सकता है, देन। तो बेसिकली इसमें से कोई भी नंबर आने के लिए ये इंडिपेंडेंट है, और इसमें से भी कोई नंबर आने के लिए इंडिपेंडेंट है डाइस 2 पर, इसमें से डाइस 1 पर, ठीक है। तो अगर हम टपल बनाएं डाइस 1 का, इसका नाम मैं x दे देता हूँ, ठीक है। तो ये x दे देता हूँ और डाइस 1, ठीक है, और y मैं नाम दे देता हूँ डाइस 2 का, ठीक है, ये y दे दिया। तो ये बेसिकली पेयर बनेगा, ठीक है। अब ये x कहाँ से आ रहा होगा, सच डैट x आ रहा होगा डाइस 1 से, और y आ रहा होगा डाइस 2 से। तो ये बेसिकली एक पूरा एक सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इनका अगर हम नाम दें तो बेसिकली ये क्या होगा, ओमेगा होगा, 2 फेयर डाइस मतलब सैंपल स्पेस, ठीक है। तो बेसिकली ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। क्लियर है, ये क्या है, सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे डाइस 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, 1 2 3 डॉट डॉट
6 और डाइस 2 के भी 1 2 3 डॉट डॉट 6। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं थोड़ा और इजियर फॉर्मेट में कर देता हूँ, एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेम ये सेट है, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा सिंपल स्पेस हो गया। क्लियर है? ओके, अब इसको हम फिजिकली कैसे देख सकते हैं? ठीक है, तो जो भी मैंने बताया उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक्स एक्सिस को नाम दे देता हूँ डाइस 1, इस पे आउटकम्स जो आएंगे, और वाई एक्सिस को नाम दे देता हूँ डाइस 2 आउटकम्स। ठीक है, तो डाइस 1 पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं आ सकता क्योंकि वो क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, फिर डाइस 2 पे 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर मान लो डाइस 1 पे 1 आया है, तो डाइस 2 पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं? तो डाइस 2 पे 1 आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने 1 पे पहले वाले पे फिक्स कर दिया 1। ठीक है, तो डाइस 1 2 पे 1 आ गया, तो ये हमको टपल मिल जाएगा। अगर 2 आया डाइस 2 पे तो हमको टपल ये मिलेगा 1 कॉमा 2 मिलेगा। फिर 3 आया तो 1 कॉमा 3 मिलेगा। 4 आया तो 1 कॉमा 4 मिलेगा। 6 आया तो 1 कॉमा 6 आया मिलेगा। ठीक है, और 1 कॉमा सॉरी 5 था ये, 1 कॉमा 5 1 कॉमा 6। ठीक है, अगर मान लो डाइस 2 1 पे अगर 2 आ गया तो डाइस 2 पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? अगेन वही 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये बन गया 2 कॉमा 1, ये 2 कॉमा 2, ये 2 कॉमा 3, ये 2 कॉमा 4, ये 2 कॉमा 5, ये 2 कॉमा 6। ओके, तो ये 2 के साथ हो गया। अब डाइस 1 पे अगर 3 आ गया, फिर डाइस 2 पे क्या क्या आ सकता है? अगेन 1 से 6 तक, तो 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5, 3 कॉमा 6। ओके, फिर अगेन डाइस 1 पे 4 आया, तो डाइस 2 पे 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 3, 4 कॉमा 5, 4 कॉमा यहाँ पे 4 कॉमा 4 होगा। ठीक है, तो बेसिकली 4 कॉमा 4, ये है 4 कॉमा 5, ये 4 कॉमा 6। ठीक है, ये 5 डाइस 1 पे 5 आया, तो डाइस 2 पे फिर अगेन 1 से 6 कोई आ सकता है। तो 5 कॉमा 1, 5 कॉमा 2, 5 कॉमा 3, 5 कॉमा 4, 5 कॉमा 5, 5 कॉमा 6। ओके, फिर डाइस 1 पे 6, अगेन डाइस 2 पे क्या आ सकता है 1 से 6, तो 6 कॉमा 1, 6 कॉमा 2, 6 कॉमा 3, 6 कॉमा 4, 6 कॉमा 5, 6 कॉमा 6। तो बेसिकली टोटल आउटकम्स जो हमें मिले, ये हमारे पास 6 हैं, ये 6 हैं, ये 6, तो बेसिकली टोटल कितने हो गए? 6 इंटू 6। ठीक है, बेसिकली 36। टोटल आउटकम कितने हो गए? 36। आप ट्री डायग्राम से भी देख सकते थे यहाँ से कि लाइक कि डाइस 1 पे पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है। डाइस
वन पे पॉसिबिलिटी बननी है 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये डाइस 1 की पॉसिबिलिटी है। और डाइस 2 की पॉसिबिलिटी कितनी है? फिर अगेन कोई भी आप उठा लो तो वहाँ से हमको, मान लो हमने डाइस 1 पे 2 आया, फिर अगेन हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली हमारे पास 2 के साथ 6 हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी? 6। यहाँ पे भी कितनी पॉसिबिलिटी? 6। तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, बीच में क्या आ गया? एंड आ गया। तो एंड वाले केस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली आ गया 36। टोटल केसेस आ गए 36। ओके। तो अगर हम ये वाले इनपुट्स आउटपुट्स देखें, आउटकम्स देखें, तो क्या आ जाएगा? 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मान लो पहले डाइस पे हमारा 5 आया होता तो आउटकम्स क्या मिलते हैं? 1, फिर अगेन 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबिलिटी थी। तो ये आउटकम्स क्या मिलते हैं हमारे? 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6, ठीक है। तो बेसिकली जब तक आप सैम्पल स्पेस को विजुलाइज करना नहीं जानेंगे तब तक प्रोबेबिलिटी के आप मास्टर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले आप सैम्पल स्पेस पे वर्क करिए, ठीक है। सैम्पल स्पेस को अच्छे से समझिए। देन क्योंकि जो इवेंट प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी उसी सैम्पल स्पेस का कोई इवेंट होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। आपको सैम्पल स्पेस ही नहीं क्लियर है तो आप इवेंट के बारे में अच्छे से विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, मतलब जो आपका आंसर निकलेगा वो रॉन्ग ही निकलेगा, ठीक है। तो पहला टारगेट है आपका कि आप सैम्पल स्पेस को अच्छे से विजुलाइज करिए। तो मैं एक लेक्चर केवल और केवल सैम्पल स्पेस को विजुलाइज करने में डेडिकेट करूँगा, जो कि ट्री डायग्राम पे बेस्ड होगा। ओके। तो ये तो सैम्पल स्पेस विजुलाइज करने का एक तरीका था। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इस पे पूछ लेता हूँ। ओके। तो अगर मान लो मैं एक इवेंट डिफाइन कर दूँ, ठीक है, कि ए इवेंट हमने डिफाइन कर लिया, मान लो ए इवेंट डिफाइन कर दिया कि द सम ऑफ देयर आउटकम्स are less than or equal to 7. Okay. If 2 fair dice are tossed, then if, यहाँ पे मैं ऑलरेडी 2 fair ये लिख चुका हूँ, ठीक है। if 2 fair dice are tossed, then इवेंट ए डिफाइन कर दिया, सम ऑफ 2 फेयर डाइस करेंगे तो ए उस पर एक एलिमेंट, पहले वाले पे डाइस 1 पे एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे कुछ आएंगे, उनका नाम मैंने 1 2 3 4 5 6 दिया है क्योंकि ये फेयर डाइस है, ठीक है। तो और दूसरे लेवल भी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो आप जब उछालेंगे तो दोनों का जो फेस होगा, फेस पे जो एंट्री आएगी उनका सम या तो 7 से छोटा हो या फिर 7 के इक्वल हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। द सम ऑफ देयर आउटकम्स, सम ऑफ देयर आउटकम्स इज लेस देन आर इक्वल टू 7। ओके, क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम हमको करनी है, ठीक है। क्लियर है ना। तो अब सम उसका क्या हो, या तो 7 से छोटा हो या तो 7 के इक्वल हो। तो कैसे पॉसिबल है? तो
आपके पास पूरे आउटकम्स हैं, ठीक है। अब इसी में से ए को हमने एक डिफाइन किया है, इसको मैं जैसे मैंने डिफाइन किया था ये इवेंट्स, ठीक है। तो ये टोटल इवेंट्स हैं, ये इसका नाम मैंने ये ये डॉट ये, तो इसका नाम मैंने नाम दे दिया, मान लो A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ठीक है। अगेन फिर अगेन मैंने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने B1 B2 B3 डॉट डॉट BN, क्लियर है। फिर C1 C2 डॉट CN, क्लियर है ना। तो इस तरह ये सारी इवेंट्स को मिलाकर सैम्पल स्पेस बन गया, ठीक है। ये पूरा ये मैंने इसको विजुलाइज किया है, ठीक है। अब इसी में से एक हमने इवेंट लेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जिसका नाम क्या है ए। तो ए अभी मैं इसमें से डिफाइन करूँगा, मैंने क्या कहा था, इसी में से कोई होगा ए, ठीक है। इसी में से कोई होगा ए जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये डेफिनेशन में यूज़ करूँगा, ठीक है। अब क्यों यूज़ कर पा रहा हूँ, ये जो B1 B2 A1 A2 ये सब आपस में क्या है, एग्जॉस्टिव हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कैसी हैं, इक्वली लाइकली, क्योंकि ये फेयर डाइस है, ठीक है। तो इसलिए मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली सम कैसा होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो सम 7 कब होगा, तो या तो पहले वाले पे 6 आ जाए, दूसरे वाले पे 1 आ जाए, तो 6,1, या पहले वाले पे 1 और दूसरे वाले पे 6 आ जाए, ठीक है। तो 1,6 ये हमारे काम का है और 6,1 ये हमारे काम का है, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि इनका सम क्या है, 7 है, ठीक है। अब 2,5 सम कितना है, 5, तो ये काम का है। 5,2 ये भी हमारे काम का है। 3,4 ये हमारे काम का है। 4,3 ये हमारे काम का है। तो ये जितने आउटकम्स हैं ये हमारे काम के हैं, ठीक है। इनके अलॉन्ग हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी, लेकिन इससे लेस देन वाले भी हमारे काम के हैं, क्योंकि वो भी एक सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो 7 हो, ये तो 7 से कम हो, तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे, ये तो 7, ये तो 7 से कम। अब ये भी हमारे काम का है, 5 और 6 ये भी सब हमारे काम के हैं, ये भी काम का है, 4 और 6, ठीक है। क्योंकि सम 6 आ रहा है, ठीक है। सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो सम 6 आ गया, वो भी क्योंकि 6 7 से क्या है, कम है। ये क्या है, सम 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है। फिर ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये भी हमारे काम का है। ये 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। तो बेसिकली जितने ये इवेंट्स हो गए, ठीक है, ये इवेंट्स, ये इसका नाम हमने रख दिया ए, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्हीं इवेंट्स में से एक इवेंट है, ठीक है, या उनको इवेंट्स का यूनियन है, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो डिफिनेशन डिस्कस किया था ऊपर, ये जो डिफिनेशन मैंने डिस्कस किया था, ये वाली, ठीक है, ये तो बेसिकली जो ए सेट था यहाँ पे, हाँ ये डिफिनेशन डिस्कस किया था, ठीक है। तो जो ए सेट था वो इन्हीं में से A1 A2 डॉट डॉट AN में से कोई एक इवेंट होगा या यूनियन ऑफ इवेंट होगा, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो इसलिए आपको बेसिकली ओमेगा मतलब सैम्पल स्पेस अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो मैं उसी को विजुलाइज करवा रहा हूँ कि ये जो हमारा ए निकला है वो और कुछ नहीं, आपका ए है, ठीक है। और जो ए है वो सबसेट है सैम्पल स्पेस का, ठीक है। तो इसमें ये एलिमेंट्स कितने हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस अलोंग ए अपॉन नंबर ऑफ केसेस अलोंग ओमेगा, ठीक है। तो ए सेट जो हमारा बना ये एक सेट है, ठीक है। बेसिकली क्या है, सेट, इसमें कितने एलिमेंट हैं,
ठीक है। तो ये कितने हैं, ये 6 हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे, इनको सम कर लो। तो ये नेचुरल नंबर का सम है कहाँ तक, 6 तक। तो 6 प्लस 1/2, ये हमने फॉर्मूला लगाया 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट n। अगर इसका सम फाइंड करना हो तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। तो टोटल केसेस इस सेट में, टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, ठीक है। ये अगर हमारा सेट है तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ओमेगा, ठीक है। तो बेसिकली ए में एलिमेंट्स 21 हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं 36। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया वो क्या आ गया, ये आ गया। अब अगर मान लो कह दिया जाए सम 7 से ज़्यादा हो, ठीक है, 7 से ज़्यादा हो, तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हमने मान लो कोई बी इवेंट डिफाइन कर दिया, जो इवेंट बी, ठीक है, सम ऑफ देयर outcomes is greater than 7। अब एक बी डिफाइन किया है जो इन्हीं में से होगा, जिसका सम क्या होना चाहिए, 7 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो 7 या 7 से छोटा तो ये हो गया, जो बाकी बचे वो कैसे हो गए, 7 से बड़े हो गए, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए या तो आप इनको काउंट कर लो, जो डिफिनेशन है पी बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बी में कितने एलिमेंट होंगे, अब इनको काउंट कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनका सम कर लो 1 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस 5, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1/2, तो बेसिकली कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कितना आ जाएगा 15 अपॉन टोटल 36। क्लियर है, ओके। ये हमारा क्या है, ये हमने डिफाइन किया है, जो आया है वो बेसिकली क्या आया है, पी, ठीक है, 20 इवेंट। क्लियर है। तो बेसिकली आप देखो ए और बी आपस में क्या है, कंप्लीमेंट है, क्योंकि ए और बी का अगर हम यूनियन कर दें तो बेसिकली पूरा ओमेगा बन गया, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन मिल गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ओमेगा, मतलब बी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ए है, ठीक है। तो बेसिकली बी इज इक्वल टू जो है ए कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते थे, यहाँ से इसका यूज़ करके कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 21 अपॉन 36, तो कितना आ गया 36 माइनस 21 अपॉन 36, कितना आ गया 15 अपॉन 36। क्लियर है।
तो बेसिकली 15/36 ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आंसर होगा। ठीक है, तो कभी भी आप प्रोबेबिलिटी का आंसर फाइंड करिए तो पहली बात आप ये ज़रूर कंफर्म कर लीजिए कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो बेसिकली 0 और 1 के बीच है कि नहीं है। ठीक है, ओके, अगर 0 और 1 के बीच नहीं है या इक्वल 0 या 1 या तो उनके बीच अगर ये नहीं है तो जो आपका आंसर आया है डेफिनेटली आपका रॉन्ग आया है। ठीक है, क्योंकि जो संभावना है, जो चांस है, ओके, या तो 0 हो सकता है या तो 100% हो सकता है। ठीक है, या तो उनके बीच होगा। ठीक है, इसके बियॉन्ड आंसर हमेशा रॉन्ग होगा। ओके, तो नेक्स्ट में मैं इसकी को जनरलाइज करता हूँ कि अगर मान लो 3 फेयर डाइस उछाल दी जाएं, ठीक है, तो इसी में मैं एक क्वेश्चन और डिफाइन कर देता हूँ कि मान लो डिफरेंस ऑफ देयर आउटकम्स आर 1। ठीक है, सी में डिफाइन कर देता हूँ। मान लो एक मैंने सी डिफाइन कर दिया, डिफरेंस ऑफ देयर आउटकम्स आर 1 होना चाहिए। तो सी सेट क्या होगा? ठीक है, सी सेट क्या होगा? डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो डिफरेंस 1 अगर होगा तो आउटकम्स हमको निकालना है, तो सी सेट क्या निकलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे से देखो तो डिफरेंस 1 कब आ सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल है डिफरेंस 1। ठीक है, ये हमारा एक काम का है 2,1 और 1,2। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 कब आ सकता है? 5,6 और 6,5। तो एक ये एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, तभी हमारा डिफरेंस क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। अदरवाइज डिफरेंस हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। यहाँ पे देखो 2 है, तो अगर 2 बोला जाता डिफरेंस 2 आए तो ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट हो जाता। ठीक है, या फिर पूछा जाए डिफरेंस या तो 1 आ जाए या तो 1 से कम आए। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट ये भी इंक्लूड हो जाते हैं 1,1 और 6,6 वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, अगर इसका हमको आंसर निकालना होता तो जो सी में एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे? बेसिकली 2,1 और 1,2, 5,6 और 6,5। तो बेसिकली टोटल कितने सी में एलिमेंट्स हैं? 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओमेगा। तो ओमेगा में टोटल सैम्पल स्पेस में एलिमेंट 36 हैं और सी में 4 हैं। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई सी की। ठीक है, और यहीं पे क्वेश्चन अगर मैं कर देता कि सी डैश डिफाइन कर देता डिफरेंस ऑफ देयर आउटकम्स आर लेस देन आर इक्वल टू 1, तब हमारे पास एलिमेंट्स 1,1 और 6,6, ठीक है, 2,2 और 3,3, 4,4 ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो सी डैश में जो एलिमेंट हमारे पास आए हैं वो क्या आ जाते हैं? बेसिकली ये तो आते ही 2,1, 1,2, फिर 5,6, 6,5। बेसिकली इक्वल वाले भी हमारे आ जाते हैं क्योंकि जीरो भी इसमें वर्क कर रहा है। ठीक है, जीरो आ जाए तो अगर जीरो डिफरेंस आ जाए तब भी 1 से कम है। तो बेसिकली 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। ठीक है, तो ये भी एलिमेंट आ गया। ओके, तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश अगर हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी डैश अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओमेगा, मतलब सैम्पल स्पेस। तो इसमें कितने, ये 4 ये हैं और 6 ये हैं, तो 10 हो गए और टोटल 36। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। ओके, तो इसी तरह इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। अब हम डिफरेंस हो गया, अब मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। एक मैं इवेंट डिफाइन कर देता हूँ प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। और आप यहाँ पे नंबर थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं कि एक जो डाइस है उसमें से जो फर्स्ट डाइस है उस पे जो आउटकम आए वो सेकंड डाइस को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने आउटकम्स मिलेंगे, तो इस तरह भी प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो या फिर ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं कि जो फर्स्ट डाइस है और सेकंड डाइस है, ठीक है, तो सेम नंबर ना आए, ठीक है, सेम नंबर ना आए। तो बस बेसिकली सेम नंबर कब आ सकते हैं, दोनों पे 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरह, ठीक है। तो टोटल सेम नंबर कितने हैं, 6 हैं, तो 6 हटा तो बाकी कितने बचे, 30। तो ऐसे करके भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम बना सकते हैं कि दोनों पर इवन नंबर आए, ठीक है, दोनों पर ऑड नंबर आए, ठीक है। ओके, एक पर इवन एक पर ऑड आए। ओके, तो इस तरह प्रॉब्लम आप डिफाइन कर सकते हैं, इवेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं प्रोडक्ट के फॉर्मेट में डिफाइन कर देता हूँ। ओके, डी मैंने डिफाइन कर दिया, मान लो प्रोडक्ट ऑफ देयर आउटकम्स आर लेस देन आर इक्वल टू, या फिर मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन कर देता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, ठीक है। उनका प्रोडक्ट या तो 6 के इक्वल हो या तो ग्रेटर देन हो, ठीक है। तो बेसिकली ये हमको आउटकम्स निकालने हैं कि ये तो प्रोडक्ट 6 के इक्वल हो, ये तो 6 से बड़ा हो, ठीक है। तो ये जो सेट होगा ये काफ़ी बड़ा सेट होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करें कि इसका कंप्लीमेंट निकाल लें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में ये भी एक टेक्निक है कि जो सेट छोटा हो आप उसको काउंट कर लीजिए, ठीक है। बड़े सेट के कंपेयरिंग में छोटा काउंट करना आसान रहता है, तो इसलिए आप छोटा काउंट करने के लिए प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। तो मैं काउंट कर लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी उसकी जो प्रोडक्ट या तो 6 से छोटा हो तो या 6 के इक्वल हो, तो 6 के इक्वल वाला हमको निकालना है, तो इसलिए 6 का इक्वल वाला जो आउटकम्स है उसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो मैं काउंट कर लेता हूँ कि एक मैं डी डैश डिफाइन कर देता हूँ जो प्रोडक्ट लेस देन 6 है, ठीक है, प्रोडक्ट लेस देन 6 है। अब प्रोडक्ट लेस देन 6 कब हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट लेस देन 6 कब हो सकता है, तो 3,2 तो हमारा 6 आ जाएगा, तो ये तो काम नहीं आएगा। 3,1 और 3,2 तो होगा नहीं, ठीक है। 4,1 4,2 नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये 3 के साथ तो 3,1 1,3 भी काम का है हमारा, तो 1,4 भी काम का है, ठीक है। अब 1,1 भी काम का है, 1,2 2,1 ये भी 6 से प्रोडक्ट कम है, ठीक है। ओके, और 5,1 1,5, ठीक है। तो ये जितने भी आउटकम्स हैं इनका प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा, लेस देन 6 होगा, क्लियर है। 2,1 2,2
2 भी तो होगा, ठीक है, 2,2, ठीक है, 2,3 नहीं होगा, ठीक है, ओके। फिर 3,1, 3,2 तो नहीं होगा, बाकी इतने ही आउटकम्स बन रहे हैं, ठीक है। 6,1 तो 6 ही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स हो गए? 10। तो नंबर ऑफ केसेस इन डी डैश इक्वल टू 10 आ गए। अगर डी का निकालना है, नंबर ऑफ केसेस ऑफ डी, तो टोटल कितने हैं? 36 माइनस 10 निकाल दो, तो कितना बचा? 26। तो टोटल 26 आ गए, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ केसेस इन डी अपॉन नंबर ऑफ केसेस इन ओमेगा। तो डी में कितना हो गया? 26 अपॉन 36, ओके। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इवेंट आ गया। क्लियर है ना? ओके। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जो ई एक इवेंट डिफाइन कर देता हूँ। मान लो मैं इवेंट ई बोथ जो डाइस हैं, तो ऐसा करता हूँ कि दोनों पर इवन नंबर आए, ठीक है। सो 2 फेयर डाइस हम उछाल रहे हैं, यहाँ पे 2 फेयर डाइस की ही बात हो रही है, ठीक है। आर थ्रोन, देन देयर आउटकम्स आर इवन नंबर, ओके। देयर आउटकम्स क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इवन नंबर कब हो सकता है? ओके, इवन नंबर कब पॉसिबल है? तो इवन नंबर पहले वाले पे इवन नंबर आ जाए, मान लो मैंने ले लिया 2 पे, तो फिर क्या क्या पॉसिबल है? दूसरे पे 2 आए, ये तो 4 आए, ये तो 6 आए, यही पॉसिबल है। फिर ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है, ठीक है। तो फिर 4 की पॉसिबिलिटी है, डाइस 1 पे 4 आ जाए, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? 2 आ जाए और 4 आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग जो हमारे पास टपल बनेंगे 2,2, 2,4, 2,6, ठीक है। फिर 4,2, 4,4, 4,6, ठीक है। फिर क्या आ सकता है? 6 आ सकता है, तो 6,2, 6,4 और 6,6। क्लियर है? तो यहाँ पे देयर आउटकम्स आर इवन नंबर का मतलब बोथ डाइस पर इवन नंबर अकर करे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ डाइस आउटकम्स आर हैविंग इवन नंबर्स, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। तो कितना आ गया? 9/36, ठीक है। तो ये हमारे पास ई की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। फिर मैं डिफाइन कर देता हूँ कि एक पर इवन आए, एक पर ऑड आए, ठीक है। या डाइस 1 पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ई एफ में डिफाइन कर देता हूँ ये किस प्रकार है, सच डैट डाइस 1 पे इवन आए और डाइस 2 पर ऑड नंबर आए, ठीक है। तब कैसी पॉसिबिलिटी बनेगी? तो डाइस 1 पे इवन आ जाए, तो 2, 4, 6, ठीक है। यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी? 3।
और यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2, 1 2 तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। यहाँ पे 3, ये कितने हैं 5, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो टोटल कितने बनेंगे, तब भी कितने बनेंगे 9 बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे 9 बनेंगे, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 9/36, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कर दिया जाए, जी मैं डिफाइन कर देता हूँ इवेंट कि यहाँ पे डाइस 1 और डाइस 2 को इंक्लूड ना किया जाए, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा बोल दिया जाए कि या तो डाइस 1 पे इवन नंबर हो, डाइस 2 पे ऑड नंबर हो, या फिर डाइस 1 पे ऑड नंबर हो, डाइस 2 पे इवन नंबर हो, ओके। बेसिकली एक इवन एक ऑड नंबर हो, ठीक है। तो बेसिकली बोथ डाइस हैव either even or odd number, okay, then probability of that event, okay। तो जी मैं दिखा देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। इवेंट क्या है, आउटकम्स क्या होना चाहिए, आइदर इवन होना चाहिए और ऑड होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि वन डाइज हैव, बोथ डाई हैव, both dice have either नहीं have even and odd outcomes together, ओके। एक साथ दोनों पर, तो इवन एक पर इवन एक पर ऑड हो, ठीक है। तो यहाँ पे इवन और ओड, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाइस 1 पे इवन आ रहा है, यहाँ पे ऑड आ रहा है, ठीक है। फिर एक केस बन सकता है कि डाइस 2 पे ऑड आए देन इवन आए, ठीक है। दोनों को काउंट कर लो, तो इसमें भी कितने आ जाएंगे, डाइस 1 पे, ये डाइस 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओड 1 3 5, यहाँ पे इवन चलेगा 2 4 6, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3, ये 3, तो टोटल को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो 3 × 3 = 9, तो ये 9 है और ये भी कितनी है 9, तो टोटल कितने हो गए 9 + 9 16 और 18, ठीक है। तो बेसिकली ना प्रोबेबिलिटी ऑफ जी = नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 18/36, ठीक है। तो बेसिकली हाफ आ जाएगा, ओके। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं इसको थोड़ा 3 डाइस के रूप में जनरलाइज कर देता हूँ और इसकी एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है, ओके। सो ये हमने एक टेबल तैयार किया है जो 2 डाइस उछालने पर टोटल आउटकम्स आते हैं। तो पहले डाइस के आउटकम को नाम हमने x दे दिया है और दूसरे डाइस पर जो आउटकम आ रहा है उसका नाम हमने y दे दिया है। तो सम को हमने डिफाइन किया है s से, s फॉर सम। डिफरेंस, d फॉर डिफरेंस को हमने x - y से डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पहले वाले आउटकम को से मैंने दूसरे वाले आउटकम को माइनस किया है, ठीक है। ये है एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, ओके। ये है प्रोडक्ट, ओके, दिस इज प्रोडक्ट,
ये मैक्सिमम ऑफ एक्स कमा वाई, मतलब डाइस 1 और डाइस 2 पे जो आउटकम आ रहा है उसमें जो मैक्सिमम आए तो उसको मैंने ये इवेंट डिफाइन किया है। ये है मिनिमम ऑफ एक्स कमा वाई, ठीक है। तो ये पूरे आउटकम्स हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ठीक है। तो सम 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक 6 आ सकता है। तो यहाँ पे आप एक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। तो सम 2 से स्टार्ट होगा, मिनिमम सम 2 हो सकता है और मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, दोनों पर 6 आ जाए तो मैक्सिमम सम 12 जा सकता है, तो मिनिमम सम 2 आ गया, ठीक है। डिफरेंस 0, 1, 1, 1, 1, ठीक है। ओके, डिफरेंस किया तो 0 आ गया, एब्सोल्यूट डिफरेंस भी 0 आ जाए, प्रोडक्ट 1 इंटू 1 1 आएगा। मैक्सिमम इसमें से क्या है, 1 है। मिनिमम क्या है इसमें से, 1,1 में 1 ही रहेगा। और 1,2 में, तो 1,2 में अगर हम बात करें तो सम कितना आ जाए, 3 आ जाएगा। डिफरेंस 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 2 2 1। तो यहाँ पे देखो 2 3, तो यहाँ पे 0 था, -1 -2, ठीक है। 0 1 1 2 1 2 1, ठीक है। यहाँ पे तो 1 1 नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो 3 था, 4 आया, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 4 5, एक ये ऑब्जर्वेशन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ओके, सिमिलरली मैंने पूरे आउटकम्स, उनका सम, उनका डिफरेंस हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मान लो सम 2 आ जाए, ठीक है। सम 2 आ जाए तो सम 2 आने की अगर हम इवेंट डिफाइन करें तो उसकी एक तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास काम का है, ठीक है। और कोई काम का तो है नहीं, सम 2 एक ही प्रकार से आ सकता है, सम 2 एक ही प्रकार से आ सकता है। ओके, तो सम अगर 2 आ जाए, ठीक है, इसका नाम मैं अभी थोड़ी देर के लिए के रख देता हूँ। मैं एक डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे नीचे। इस पूरे जो मैंने आउटकम्स लिखे हैं, ठीक है, यहाँ से मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि सम बेसिकली एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, मैं नाम देता हूँ के। तो के क्या क्या हो सकता है, मिनिमम 1 तो हो नहीं सकता, दोनों पर सम मिनिमम क्या हो सकता है, ज़्यादा तो 2, तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 6, ठीक है। और कुछ हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ऑब्वियसली 7 हो सकता है, ठीक है। डॉट डॉट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 12 तक, ठीक है। मैक्सिमम सम कितना जा सकता है, 12 तक। ओके, तो 2 से स्टार्ट होगा, 12 तक जाएगा। ओके, 11 सो, तो के की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 से 12 तक। तो के अगर 1 हो जाए, के इज इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता, तो के मैक्सिमम मिनिमम मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है। के इज इक्वल टू 2, तो 2, ठीक है। तो 2 वाले केस में हमारे पास जो आउटकम है वो क्या हो सकता है, 1,1 सम, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1,1, ओके, इस वाले सेट में अपॉन टोटल 36, तो बेसिकली कितना आ गया, 1/6 1/36 आ गया, ठीक है। तो इसका नाम मैं अभी थोड़ी देर के लिए दे देता हूँ, पी दे देता हूँ, ठीक है। तो ये 1,1 था, ठीक है, इसका नाम मैंने पी दे दिया, ठीक है। अब सम अगर 3 हो, ठीक है, सम 3 कब हो सकता है, के इज इक्वल टू 3, तो पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लो सम 3 कब कब हो सकता है था, ये मैंने पूरी टेबल तैयार कर रखी है, ठीक है। तो सम 3 कब कब हो सकता है, एक तो सम ये 3 ये हो गया 1,2 इस वाले केस में, और एक इस वाले केस में, ठीक है। सम 3 दो ही हमको ऐसे आउटकम लेंगे जब सम 3 मिलेगा, 2,1 और 1,2, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 आउटकम्स मिल गए, एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 3 के अलॉन्ग। तो क्या क्या आउटकम मिल गए, 1,2 और 2,1। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1,2 एंड 2,1 अपॉन 36, तो ये 2/36 आ गया। बेसिकली इसका नाम हमने पी दिया था, तो 2p आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 2p।
सिमिलरली मैं सम 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो k इजक्वल टू 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इजक्वल टू 4, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। सम 4 आ जाए तो कितने आउटकम्स उनको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, सम 4 आ जाए, ये पूरा मैंने, आप इसको कॉपी पे लिख सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो पैटर्न होता है, पैटर्न के लिए आपके टोटल आउटकम्स आप काउंट करिए, ठीक है। देन आप कोई पैटर्न तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। पैटर्न को ऑब्जर्व करने का यही तरीका है कि आप जनरलाइज्ड वर्जन उसको देखिए, ठीक है। देन एक पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक है। पैटर्न शॉर्ट, अगर आपके पास पूरे आउटकम्स नहीं है तो कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो जस्ट पैटर्न के लिए मैंने ये पूरे आउटकम्स लिखे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी सम के लिए कर रहा हूँ, एक फार्मूला जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर डिफरेंस के लिए और प्रोडक्ट के लिए, मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए जनरेट करने के लिए या तो आपको दूंगा या मैं कुछ कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो सम 4 हो जाए तो सम 4 कब हो सकता है, तो ये सम 4 हो गया, ठीक है। एक तो 4, ये 2,2 काम का है हमारा, और 3,1 भी काम का है, ठीक है। ये भी, ये काम का है, और 3,1, ठीक है। 1,3 और 3,1 ये भी, और कोई 4 आ नहीं सकता, ठीक है। तो बेसिकली 3 आउटकम हमको मिल गए, ठीक है। ये आप पूरा कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये पूरा आप जो है अपने रफ पे लिख लीजिए और इनको अच्छे से देखिए और ऑब्जर्वेशन निकालिए, ठीक है। ओके, तो x प्लस वाई इजक्वल टू 4, तो आपके पास क्या आ गया, 1,3 और 3,1 और 2,2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका नाम अगर हमने e रख दिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन e अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितना आ गया 3/36। तो बेसिकली इसका नाम हमने p रखा था, तो ये क्या आ गया 3p, ओके। तो यहाँ पे देखो 4 है तो 3p आ गया। अब k इक्वल टू अगर हम 5 ले लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 5 वाले में बेसिकली क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, मैं उस टेबल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई डैश, ठीक है। तो बेसिकली एलिमेंट आ जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई डैश। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 कब आ सकता है सम, एक तो 1,4, फिर 4,1, फिर 3,2, 2,3, ओके। और 5 कैसे आ सकता है, और 5 कैसे आ सकता है सम 1,4, ठीक है, 4,1, 3,2, 2,3, और कोई तरीका नहीं है जो 5 आ जाए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट दिस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितना आ गया ये 4/36, दिस इज 4p, क्लियर है, दिस इज 4p, ओके। अगर हम 5 के लिए निकाल लिया है मैंने, 6 के लिए सम 6 आ जाए, ठीक है, सम 6 आ जाए तब क्या होगा, तब पॉसिबिलिटी क्या होगी, k इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई 6 आ जाए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन दिस सेट कितने, क्या क्या हो सकते हैं, तो बेसिकली 5,1 और 1,5, ओके। फिर 4,1, 4,2, 2,4, ओके। और क्या पॉसिबल है 3,3, ओके। और तो कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स हो गए 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितना आ गया 5/36, तो बेसिकली ये 5p आ गया। p की वैल्यू हमने क्या ली थी 1/36, ओके, ये ओके, तो 5p आ गया। अब अगर हमको 7 निकालना है, सम 7 आ जाए, ठीक है, सम 7 आ जाए, ओके। तो सम 7 कैसे आ सकता है, सम 7 कैसे आ सकता है,
P सेवन आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो एक सेट, इसमें सेट में सम फर्स्ट प्लस सेकेंड का सम 7 आ जाए तो क्या क्या पॉसिबल है? तो बेसिकली पॉसिबल है 6,1, 1,6, ओके, 1,6, फिर 5,2, 2,5, फिर और क्या पॉसिबल है? 3,4 और 4,3, ओके। तो और कोई हमारे पास आउटकम पॉसिबल नहीं जब सम 7 आ जाए, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितने हैं? 6/36, पिछली 6p आ गया, ठीक है। अब सम 8 आ जाए, अगर सम 8 आ जाए, ओके, तब क्या पॉसिबल है? ठीक है, सम 8 आ जाए, k इज इक्वल टू 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो 8 आ जाए तो पॉसिबिलिटी क्या है? 4,4 पॉसिबल है, ठीक है, 5,3, 3,5, ओके, और 6,2 पॉसिबल है, ठीक है। और कोई हमको इवेंट नहीं मिलेगा जिसमें सम 8 आ जाए, ठीक है। और कोई 4,4, 5,3, 3,5, 6,2, अच्छा हाँ ये भी रिपीट हो जाएगा, 2,6, ओके। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना है? 6, 1, 2, 3, 4, 5। तो बेसिकली क्या आ गया? 5/36, बेसिकली 5p, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4p, 5p, 6p, फिर ये घटना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये जो मल्टीपल है वो घटना स्टार्ट हो गया। तो उम्मीद है k इक्वल टू 9 पर 4p आना चाहिए, ठीक है। तो k इक्वल टू 9 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई 9 आ जाए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब सम 9 हो तो क्या पॉसिबल है? 5,4 एंड 4,5, ठीक है, 6,3 और 3,6, ठीक है। और कोई पॉसिबल हमको आउटकम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कितना आ गया? 4,36, बेसिकली 4p आ गया, ठीक है। तो अब जब सम 10 है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 3p, ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 2p, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू p। क्लियर है? ओके। तो यहाँ से देखो, तो मैं इसको थोड़ा फिर से दिखा देता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो p हमने उसका वैल्यू रख लिया 1/36, p इज इक्वल टू 1/36, 3 पर 2p, 4 पर 3p बढ़ रहा है, ठीक है। 5 पर कितना आ गया? 5 पर आ गया 4p, ठीक है, ये 4p है, 5 पर 4p, 6 पर 5p, 7 पर 6p, ठीक है। 7 तक बढ़ा, उसके बाद क्या हो रहा है? 8 से फिर घटना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ जो 6 तक तो बढ़े, 7 तक तो बढ़े, लेकिन उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली सपोज करो मैं किसी भी आउटकम इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, 5 को, ठीक है। तो इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो बेसिकली 5p को हम लिख सकते हैं कि 6-1 लिख सकते हैं, ठीक है, 6-1, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते हैं?
टोटल हमारे पास कितना है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी 8 है, ठीक है। तो 8 माइनस 1 हम लिखते हैं इसको, तो इसको कह सकते हैं 6 माइनस 7 या 7 माइनस 8, ओके। डिफरेंस तो बेसिकली मॉड लगा देते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 को, ओके, इंटू पी, इंटू पी। यहाँ पे भी इंटू पी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब 8 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर k हो जाए, k x प्लस वाई इजक्वल टू के हो जाए तो क्या लिखेंगे, 6 माइनस यहाँ से 6 माइनस 7 माइनस के इंटू पी, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी, ओके। तो जस्ट ये ऑब्जर्वेशन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इजक्वल टू के, probability of x plus y is equal to k is equal to 6 minus 7 minus k upon 36 when k goes to 2 4 2 3, okay, 2 3 4 and so on up to 12 तक, ठीक है। तो ये एक फार्मूला जनरल हमारे पास निकल के आया है, ओके। इसी तरह मैं एक डिफरेंस का फार्मूला जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस और मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो बेसिकली मान लो मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम वाला, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बेसिकली आउटकम क्या क्या हो सकते हैं 1 से 6 तक, तो मैक्सिमम या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, फिर अगेन, ठीक है। ये तो मैक्सिमम ऑफ, तो मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इजक्वल टू समथिंग, मान लो अगर हमको मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इजक्वल टू 1 निकालना है, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल हमारे पास आउटकम हो सकते हैं, तो 1,1 हो सकता है, ठीक है, और कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है, ठीक है, और कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है। तो मैक्सिमम एक्स वाई 1 एक ही केस में पॉसिबल है, ठीक है, एक ही केस में पॉसिबल है, ओके। तो मैं यहाँ पे इधर साइड में कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इजक्वल टू के, ठीक है। के के मैक्सिमम के क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। तो हमको इसका जनरल रिजल्ट चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इजक्वल टू के क्या होगा, ठीक है, ये हमें जनरल रिजल्ट चाहिए। तो मैं के इजक्वल टू 1 कर लेता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इजक्वल टू 1, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो बेसिकली क्या हो सकता है, आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस हमारे लिए क्या है, 1,1 अपॉन टोटल केसेस, तो 36, और ये इसका नाम 1, तो इसका नाम मैं पी रख देता हूँ, ठीक है, अभी देर के लिए। फिर के इक्वल टू 2 लेता हूँ, तो 2 कब कब पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 2, ओके, इक्वल टू 2। तो फेवरेबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं,
मैक्सिमम 2 हो जाए, तो एक तो 2 ये वाला 2, ठीक है, ये 2 कब आया 1,2, ठीक है, फिर एक ये, फिर ये 2 3, ठीक है, 3 3, फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, पहली बात, ठीक है, आउटकम हो सकते हैं 2,2, 1,2 और 2,1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये कितना हो जाएंगे 3, ओके, अपॉन 36, तो बेसिकली कितना आ गया 3p आ गया, कितना आ गया, ये कितना आ गया 3p, ओके, कितना आ गया 3p। तो मैक्सिमम अगर 1 आ जाए तो p, मैक्सिमम अगर 2 आ जाए तो 3p। अब मैक्सिमम अगर मान लो मैं बोल दूँ मैक्सिमम 3 आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम x, y इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स आएंगे वो 5 आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आ जाएगा 5/36, तो बेसिकली 5p आ जाएगा, ठीक है, k इक्वल टू 3 पर। तो बेसिकली 5 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, तो 3 कब पॉसिबल है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 3 आ जाए, ठीक है। तो 1,3, ठीक है, यहाँ पे देखो 5 कब आ रहा है, हाँ 3 कब आ रहा है, एक ये, ठीक है, और ये और ये और ये, ठीक है, ये 3, ये और ये, तो टोटल 5 होंगे आउटकम्स जिनका मैक्सिमम 3 आ रहा होगा, ठीक है। तो 5/36 इक्वल टू 5p। अब मैक्सिमम अगर 4 आ जाए, ठीक है, तो कितना होगा, दो दो का डिफरेंस आ रहा है तो 7 होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जब मैक्सिमम x, y इक्वल टू क्या आ जाए 4 आ जाए, तो क्या आ जाएगा 7p आ जाएगा, ठीक है, ऐसे 7 करेंगे अगर, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे हमने k इक्वल टू 4 ले लिया, फिर 5 ले लो, तो मैक्सिमम ऑफ x, y इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, तो दो कर, दो और इसमें ऐड कर दो, 5 2 7, 7 2 9p, ओके ओके। p की वैल्यू यहाँ पे 36 है, 1/36, ओके, p की वैल्यू 1/36 है। फिर 6 ले लेता हूँ, k इक्वल टू 6, तो p प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ x, y यहाँ पे बेसिकली कितना है 6, ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, दो और इसमें ऐड कर दो 11p, क्लियर है, 11p है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आउटपुट है उसमें क्या हो रहा है, कितने का ऐड हो रहा है 6, अगर यहाँ पे 6 है तो बेसिकली कितना आ रहा है 11 आ रहा है, 5 आ रहा है तो 9 आ रहा है, 4 है तो 7 आ रहा है, ठीक है। तो 3 है तो 5 आ रहा है, तो बेसिकली जस्ट इसका आप 2 ना कर दो, उसमें से एक माइनस कर दो, ठीक है। तो मैं इसको जनरल अगर लिखना चाहूँ के फॉर्मेट में, तो क्या आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरल, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ x, y इक्वल टू k, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालना है, तो क्या करो, अगर जो k है उसका जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कर दो p, ओके, और p की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 1, 1/36, ओके। तो k की वैल्यू कहाँ से रन कर रही है 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। तो ये जनरल फार्मूला बन गया
ओके। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप डिफरेंस के लिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस के लिए, ठीक है, और मिनिमम के लिए इसी तरह के फार्मूला जनरेट करिए, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। और आगे मैं 3 डाइस अगर उछाल दिए जाएं तो उस केस में ये फार्मूले कैसे बनेंगे उनको भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए कि आप मिनिमम, एब्सोल्यूट डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिफरेंस के फार्मूले जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर जनरेट कर पा रहे हैं तो आप यस पे यस कमेंट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।